गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? तंदुरुस्त बने रहें, स्वस्थ बने रहें, सुरक्षित रहें। चलिए, आज हमारा टॉपिक चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसी का कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हमने 3 मेथड बताए थे गुडविल को कैलकुलेट करने के। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड और नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। हमने अभी 3 में से केवल एक ही करवाया है, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज को एक बार फिर से क्विक रिवीजन लें। अगर आपके बाय दिए चलो यही है, 4 साल के प्रॉफिट्स हैं, तो हम चारों साल के प्रॉफिट को टोटल कर लेते थे। 40 30 70 20 90 1 लाख रुपया, और 1 लाख रुपए को 1 लाख रुपए को कितने से डिवाइड करते थे? क्योंकि 4 साल के आंकड़े तो 4 से, और गुणा नंबर ऑफ ईयर परचेज जो भी है, 2 साल है 3 साल है, वो दिया होता है। इस तरह से आपकी गुडविल आ जाती थी। ठीक है, मेथड अच्छा है। लेकिन अब एक और एवरेज मेथड का ही एक और मेथड निकाला गया है। एवरेज में ही है, ये अलग से नहीं है। इस एवरेज का ही अगला एक्सटेंशन है कि एवरेज की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिया जाए। ये वेटेड क्या है? वेटेड वेट से बना है, वेट से, वजन, भार से। हिंदी में कहा भी गया है उसको भारित औसत लाभ विधि। ये लिख दीजिए, भारित औसत लाभ विधि। भारित औसत लाभ विधि, ये क्या है बच्चे? आप एक बात देखो, एक खिलाड़ी एक मैच में 100 बनाए, अगले मैच में उसने 70 बनाए, अगले में 50 बनाए, आगे 30 बनाए, अगले में 20 बनाए। इसी तरह एक खिलाड़ी है जिसने 20 बनाए, 30 बनाए, 40 बनाए, 60 बनाए, 70 बनाए। ठीक है, एक बात गौर करो, इस खिलाड़ी के बारे में, इसको मैं मिस्टर ए कह दूं, इसको मिस्टर बी कह दूं। एक खिलाड़ी ए है, एक बी है। इसकी एक मैच में ये, उससे अगले में ये, उससे अगले में, उससे अगले में ये है परफॉर्मेंस। एक ये खिलाड़ी है, यहां ये परफॉर्मेंस, यहां ये। आप कौन से खिलाड़ी को अगले मैच में रखना चाहोगे? किसको रखना चाहोगे? अगर मैं इसके बराबर कर दूं 20 30 और इसको 50 कर दूं, 50 और ये 60 70 की बजाय 70 और ये 100, इसका टोटल और इसका टोटल, रनों का टोटल देखें तो किसका ज्यादा आएगा? बताओ। 100 70 50 30 20, 100 70 50 30 20, बताओ किसका जोड़ ज्यादा आएगा? दोनों का समान आएगा, बराबर आएगा जोड़। मानते हो? एवरेज किसकी आएगी अच्छी? 1 2 3 4 5, इसको भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 5 से डिवाइड करना है। जब टोटल सेम, डिवाइड भी दोनों को 5 से करना, तो एवरेज किसकी अच्छी आएगी? दोनों की अच्छी आएगी। नहीं? मेरी बात समझ में आ गई कि एक खिलाड़ी के 5 मैचों का ये स्कोर है, दूसरे के भी 5 मैचों का ये स्कोर है, दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे। जब टोटल सेम है, दोनों को डिवाइड सेम करना है, तो एवरेज दोनों की सेम ही तो आएगी। तो सेम आएगी, तो मैं इनको देख नहीं रहा, मैंने कहा यार ए की भी एवरेज 40 है, बी की भी एवरेज 40 है, किसको लेना है? कहता किसी को ले लो ना, दोनों की एवरेज सेम ही तो है। एक ही बात है भाई, एवरेज किसकी अच्छी है? कहता दोनों की सेम है जी, फिर किसी को ले लो, क्या प्रॉब्लम पड़ती है? आप भी मानते हो क्या इस बात को? आप भी मानते हो क्या कि इस अगले मैच में किसी को ले लो? अरे वो पीछे वाला बच्चा क्या कह रहा है, नहीं सर इस खिलाड़ी को नहीं लूंगा, इसको लूंगा। क्यों भाई? सर ये देखो ना, पहले से बढ़ता जा रहा है, और 100 रन आए हैं, और अभी अभी पिछले मैच में मारा है उसने सेंचुरी। आगे मैं समझता हूं 100 नहीं तो 80 90 तो बनाएगा। और ये देखो इसने 20 बनाए हैं, सर अगले मैच में सेंचुरी मार देगा। अरे नहीं यार,
मार सकता है, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा, लेकिन संभावनाएं भी तो कोई चीज होती है ना। एक बच्चा हर साल 33% लेके पास होता हो, सर इस बार अगले की मेरिट आएगी, मना नहीं है, लेकिन जो उसका चार्ट देख रहे हैं उसके हिसाब से आसान नहीं लगता। तो यही बात है, दोनों की एवरेज सेम है, लेकिन इसमें फर्क है कि ये ज्यादा, सॉरी ये वाला खिलाड़ी ज्यादा अच्छा है बजाय इसके, है कि नहीं। तो इससे एक बात जाहिर होती है, भाई आप दोनों को समान महत्व क्यों नहीं देना चाहते, दोनों ने स्कोर तो बराबर किया है। तो आप कहोगे सर इसके आगे होने के चांसेस बजाय इसके आगे होने के चांसेस से ज्यादा है, जो निकट का जो आंकड़ा है उसी के आगे रिपीट होने के चांस ज्यादा है, जो दूर का है उसके चांसेस कम है। नहीं समझे? 5 साल पहले मैं इतने रुपए कमाता था, आज मैं इतने कमाता हूं, तो अगले साल कितने कमाऊंगा, जितना अब कमाता था उसी से तो मुझे लगता है अगले साल ज्यादा चांसेस है बजाय 5 साल पुराना इतिहास पढ़ने के। मानते हो बात को? क्योंकि उसके घटना के होने के चांसेस कम है बजाय कि इसके होने के। इसलिए बेटा इसमें क्या करते हैं, है तो एवरेज ही, लेकिन इसके भार दे दिया, वेट दे दिया। क्या करा, जो सबसे नजदीक का साल है, नजदीक का यानी निकट का, उसको ज्यादा वजन दे दो, जो दूर का है उसको कम दे दो। जैसे इसको 1 वजन दे देता हूं, इसको 2 दे देता। अगर मैं इसके सन बताऊं, सन माने जो मेरा ये 2019-20 है, तो ये 18-19 हुआ, ये 17-18 हुआ, ये 16-17 हुआ, और ये 15-16 हुआ। ठीक है बेटा? तो आगे 19-20 के आंकड़े को सबसे ज्यादा महत्व दो, क्योंकि 5 साल है, इसको दो 5, इसको दो 4, इसको दो 3, इसको दो, जितना दूर है उसको कम वजन दो, और जिसको ज्यादा है। ऐसा करने से क्या किया मैंने, इसका 1 वजन दिया, उसको 5 वजन दिया है, वेट दिया है। तो ये मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें करते कैसे है बच्चे, इसमें ऐसे करते हैं कि जो अगर मेरा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर को मैं यूं कहूं कि कौन सा सन कहूं इसको, यहीं से ले लें, तो यहां से ये हो गया 19-20, और ये 18-19, और ये 17-18, और ये 16-17। ठीक है? अब क्योंकि मेरा निकटतम साल कौन सा, सबसे नजदीक का साल ये है, तो ये टोटल आंकड़े कितने हैं, 4, इसको वजन दो 4, इसको वजन दो 3, इसको 2, इसको, ये तो कुदरती ऐसे बन गया 10, 20, 30, 40 सेम हो गया, लेकिन ये मत मानना ऐसा। चाहे आंकड़े उल्टे सुल्टे भी उछल सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होता है, या तो इंक्रीजिंग में होता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, वो मैं फिर बताऊंगा। तो दूर वाले को कम वजन देना है, नजदीक वाले को जो रिसेंट ईयर है, पास्ट ईयर, उसको ज्यादा देना है। फिर क्या करेंगे, ये वेट मैं यहां पे लिख देता हूं, 1, 2, 3 एंड 4। अब हमारे फार्मूले के अनुसार वेटेड एवरेज प्रॉफिट, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, गुडविल तो बाद में निकालेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, जो टोटल लेना है किसका, प्रोडक्ट का, ऑफ प्रॉफिट्स, लाभ के जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, उस गुणन का, ये प्रोडक्ट्स आ गए। तो प्रोडक्ट, इसको गुना करो बेटा, इनको 10 को 1 से गुना करा तो 10,000, इसको किया तो 20 दूनी 40,000, इसको किया तो 30 या 90,000, और इसको किया तो 40 चौके 1,60,000। तो ये हो गया, इसका टोटल करें, 0 तो 3 तो हो ही गई, एक चौथी भी हो गई, 6 9 15, 15 4 19, 19 और 1 20, हासिल 2 हो गया, 2 और 1 3 लाख रुपए। ठीक है? तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना बन गया बेटे, 3 लाख। कितना हो गया, 3 लाख, डिवाइडेड बाई, पहले हम किससे डिवाइड करा करते थे एवरेज में, 4 साल के आंकड़े, तो 4 से डिवाइड करते थे। वो पता क्यों करते थे, सबको हम बराबर एवरेज, बराबर वेट देते थे, तो 4 ही तो हुआ वेट, हर साल को समान देते थे। लेकिन अब क्योंकि वेट अलग अलग है, तो इसका वेट का टोटल करो, 4 और 3 7, और 2 9 और 1 10। तो बेटे टोटल ऑफ वेट्स, वेट टोटल कितने हैं, 10। तो ऐसे करके 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 30,000 रुपये हो जाएगा। 30,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया।
अब एवरेज प्रॉफिट को यहां लिख लीजिए 30,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर 2 साल हो तो 2, 3 साल हो तो 3, जो आपको दिया हो और उससे करें तो आपका 30 दूनी 60,000 रुपए, ये आपकी गुडविल हो गई। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ बेटे? समझ में आ गई बात? ऐसे करते हैं तो वेट का क्या फायदा होता है, क्योंकि इस घटना के घटने के इससे ज्यादा चांस है और इससे तो बहुत ज्यादा चांस है, तभी तो देखो 4 और 3 आया है ना। तो ये करते हैं। अब ये कौन से क्वेश्चंस में ज्यादा किया जाता है? ज्यादातर वेटेड मेथड का जो प्रयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है? वो होता है बेटे या तो लगातार बढ़ रहा हो या लगातार घट रहा हो। हालांकि जिस क्वेश्चन में कहे कि वेटेड मेथड से करो, वहां तो आपको करना ही पड़ेगा वेटेड से, वहां तो आपके पास इलाज ही नहीं है। तो उसमें बस वेट किसको कितना दोगे? जो सबसे दूर का साल है उसको कम वेट दोगे, यानी वहीं से शुरू करो 1, फिर उससे जो इधर का नजदीक का पड़ता है 2, ऐसे करके जो बिल्कुल लेटेस्ट होगा उसको सबसे ज्यादा वेट। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग होता है लगातार बढ़ना, डिसेंडिंग होता है लगातार घटना, अगर लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है, जैसे आपके पास आंकड़े हो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, तो आपको एक बात दिखाई देनी चाहिए, अरे ये तो असेंडिंग ऑर्डर में, ये तो बढ़ता जा रहा है, तो आप उसमें वेट मेथड का यूज करिए। या डिसेंडिंग हो 40,000, 30,000, 20,000, 10,000 हो, अरे ये तो लगातार घटता जा रहा है, तो वहां भी आप वेटेड का करो। ये चाहे वो एग्जाम वाला कहे चाहे ना करे। और थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए यहां पर आप नीचे नोट लिख दीजिए, नोट, क्योंकि क्वेश्चन में लाभ, पर्सन में लाभ असेंडिंग ऑर्डर में है, लगातार बढ़ते क्रम में है या लगातार घटते क्रम में है, इसलिए हम एवरेज की बजाय वेटेड एवरेज का यूज करेंगे। आप अपना एक्सप्लेनेशन देके आप क्वेश्चन कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात बच्चों? ओके, तो अब हम आगे चलेंगे, इसके 1-2 एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आगे चलें, अब उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये मेरे लाभ है, प्रॉफिट्स हैं, ये ईयर है, इकतीस मार्च 17 को समाप्त होने वाले वर्ष में 20,000 का लाभ, फिर अगले साल 30 का, फिर 10 का और फिर 40 का। ठीक है, मैं एक बार इस प्रॉफिट को यहां रख देता हूं क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट करनी है, तो मैंने प्रॉफिट को रख दिया, प्रॉफिट्स 2016-17, क्योंकि 31 मार्च 17 को समाप्त होने वाला, ईयर एंडिंग कह लो, ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग 31। तो बेटा वो 31 मार्च 17 को कौन सा साल हुआ? 16-17। इस साल का मेरा प्रॉफिट है 20,000। ठीक है बेटा, अगले साल का प्रॉफिट है मेरा 30,000, उससे अगले साल का प्रॉफिट है 10,000 और उससे अगले साल का प्रॉफिट है 40,000। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में कहता है ऑन 1 अक्टूबर 18, पहले इसी को समझ ले, 1 अक्टूबर 18 कौन से साल में आएगी? जो मेरा 1 अक्टूबर है, यानी कोई साल शुरू कहां से होता है? अगर हमारे मार्च को खत्म होते तो 1 अप्रैल को, तो जो 1 अप्रैल 17 को शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 17 को कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च 18 को, और मेरी डेट तो उससे बाद की है, तो ये कौन से सन में आएगा? ये आएगा आपका 2018-19 में, क्योंकि 1 अक्टूबर 18 का मतलब हुआ जो अक्टूबर का भी 18 भी चले और 19 भी चले, 19 की 31 मार्च तक। तो बेटा इस सन में, इस वाले सन में, इस सन में, इसको मैं यूं एरो लगा दूं कि इस सन में 1 अक्टूबर को पढ़ो, तो इस सन में प्लांट के संबंध में एक बड़ी मरम्मत करवाई गई, जिसका खर्च 6,000 रुपये गलती से लाभगत मान लिया गया। यानी प्लांट में कोई बड़ी रिपेयरिंग कराई, बड़ी रिपेयरिंग, छोटी मोटी नहीं, मेजर रिपेयर। अब मेजर रिपेयर तो कभी कभार होती है, तो क्या हुआ कि जब बड़ी रिपेयरिंग करवाई तो उस पर 6,000 का खर्चा आया। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने 6,000 खर्चा किया है तो उसको कहाँ लिखना चाहिए? उसे रिपेयर में नहीं लिखना चाहिए। जब मेजर रिपेयर होती है, छोटी मोटी रिपेयर तो चलती रहती है, मेजर ओवरहालिंग जिसको बोलते हैं, तो उसको संपत्ति ही मानना चाहिए।
एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आप छोटा मोटा रिपेयरिंग करवाते हैं तो उसको कहेंगे रिपेयरिंग डेबिट टू कैश, रिपेयरिंग को डेबिट करेंगे, कैश तो जाएगा, रिपेयरिंग डेबिट होगी। लेकिन जब मेजर ओवरहालिंग करोगे, बड़ी रिपेयरिंग करवाओगे तो उसे रिपेयर नहीं कहेंगे, उसे मशीन यानी वो एसिड्स कहेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे प्लांट है तो प्लांट से संबंधित हो, तो प्लांट होना चाहिए था डेबिट। गलती से उसको लाभगत मान लिया, नहीं समझ में आया किसी को, और नहीं आया, लिखना था प्लांट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, प्लांट ना लिख के और उसको उसने एक्सपेंसेस मान लिया, या रिपेयर कह दे जिसको, रिपेयर। अब देखो बेटा हुआ क्या, जिसको प्लांट होना चाहिए था गलती से रिपेयर हो गया, और जब वो रिपेयर हो गया तो रिपेयर अकाउंट में चला गया। जब रिपेयर अकाउंट में चला गया तो रिपेयर अकाउंट आखिरी में कहां जाता है, आखिरी में जाता है रिपेयर P&L अकाउंट के डेबिट में टू रिपेयर। और कितना हुआ है रिपेयर, 6000। और मेरा इस साल का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 18-19 का मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, 10,000, यही है ना, 18-19 का ही होगा। मेरा प्रॉफिट है 10,000, और भी खर्चे घटा घटा के इधर की कोई इनकम जुड़ी होगी। ये 10,000 कब आया, ये प्रॉफिट था और कोई प्रॉफिट था, वो सारे जुड़े, वो सारा जोड़ के नीचे टोटल किया, उसमें से ये घटाया, ये घटा, ये घटा, यानी ये भी घटा है। मानते हो क्या, क्योंकि जब उसने गलती से रिपेयर मान लिया तो वो रिपेयर खाते में चला गया, रिपेयर खाता किसी से भी पूछो तो P&L अकाउंट के डेबिट में चला गया, उससे प्रॉफिट कम हो गया, और तब मेरा प्रॉफिट 10,000 आ रहा है। तब मेरा प्रॉफिट 10,000 आ रहा है कब, जब मैंने प्लांट की बड़ी रिपेयर को खर्चा मान लिया। और मैं आपको कहूं बेटा ये रॉन्ग है, इसको नहीं होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए इधर का टोटल 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख मैंने यहाँ जोड़ा, फिर एक यहाँ लिखा, और ये 10 6 16, 16 और 4 20 और 80, मान लीजिए 80,000 के अदर एक्सपेंसेस हैं। क्या है, अदर एक्सपेंसेस। तो बेटा 1 लाख में से 84 कम हुआ और 6,000 कम हुआ, तो 90 कम हुआ, तो प्रॉफिट कितना आया मेरा, 10। ये मैंने वैसे ही कल्पना में बना दिया ना क्वेश्चन, कि टोटल मेरी इनकम 1 लाख थी, 1 लाख में से 84,000 भी खर्चा कट गया, ये 84 है बेटे, 84, और 84 और 6 मेरा रिपेयर हो गया, तो 90 घट गया, तो क्या बच गया, 10। अब मैं कहता बेटा ये 6 नहीं आना चाहिए, गलत हो गया यार, सॉरी गलती से हो गया, तो आपके इस प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। यस, 1 लाख में से अब 84,000 घटेगा तो प्रॉफिट मेरा 16,000 हो जाएगा, बढ़ जाएगा 16, यानी 6,000 बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है मुझे इस साल के प्रॉफिट को जोड़ देना चाहिए। क्या कहते हो, जोड़ना चाहिए कि नहीं, गलती पकड़ी है तो इसको देंगे ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर treated as revenue expenditure। ठीक है बेटे, treated as revenue expenditure। ओके, यस, क्लियर। तो मेरे को 6,000 यहां पे लेस कर, बाकी सालों में तो कुछ नहीं करना है, लेकिन इस वर्ष में करना है। मैं यहां तक ले आऊं इसको, ठीक है बेटा। चलो यहां तक ले आते हैं, तो यहां तक ये तो 20,000 रह जाएगा, ये 30,000 रहेगा, ये 10 और 6 16 हो जाएगा, और ये 40 ही रहेगा। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन कहता है इस पर क्रमागत ह्रास विधि से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से 10% वार्षिक दर से ह्रास का समायोजन करना था। मुझे अब पता चला कि एक बंदे ने जो मेरा प्लांट होना चाहिए था गलती से रिपेयर मान लिया, और मैंने कहा यार गलती कर दी, अब हमने ठीक कर दिया, उसको वहां से निकाल लिया, प्लांट बना दिया, है नहीं, रिपेयर कैंसिल हो गया, प्लांट में आ गया। लेकिन अभी डेप्रिसिएशन तो नहीं लगाया, फिर जब है तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो बेटे इसमें लेस डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड,
जिसमें अभी तक डेप्रिसिएशन नहीं दिया। देखिए इस साल नहीं, लेकिन इस साल देखिए 6,000 को आपने क्या किया, ऐड कर दिया ना, जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, ये खर्चा नहीं है, लेकिन पता चला कि इस पे डेप्रिसिएशन तो लगाना था, तो डेप्रिसिएशन खर्चा हो गया, तो इस पे डेप्रिसिएशन घटाओ, तो घटाओ 6,000 रुपए का 10% से कितने महीने का, क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदा गया था, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगभग, तो 6/12, तो 6/12 का मतलब होगा 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 2 और 2, पहले एक जीरो इससे काट देता हूँ, एक जीरो इससे कट जाएगा, फिर 2 एकम 2 और 2 3 6, 300 रुपये। तो बेटा मुझे 300 रुपये डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। क्या कहते हैं, समझ में आ गया सबको? ठीक है बेटे, कि 300 रुपये मुझे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब मेरी संपत्ति बच गई, मतलब प्रॉफिट बच गया 20,000, ये रहेगा मेरा 30,000। अब ये 300 घट जाएगा तो 15,700 रुपये हो जाएगा। इस साल घटेगा ना 300 रुपये, और इसमें से कुछ होना ही नहीं, तो ये 40 का 40। ठीक है। अब एक बात देखो, उसने कहा था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगाओ। वो कब खरीदी थी वस्तु? इस साल में। तो जो इस साल खरीदी वो अगले साल रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर ना बेची हो तो आगे भी रहेगी, उससे आगे भी रहेगी, उससे आगे भी रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उसे बेच ना दिया जाए। तो बेटा इस साल कितने की थी वो? पहले वह 6,000 की, फिर कितने की घिस गई थी इस साल? 300 की, फिर कितने की बच गई? 5700 की। तो अगले साल 5700 रुपए का 10% से अब की पूरे साल का मतलब 12/12 महीने, 12/12 हम करते ही नहीं है। वो जैसे 6 महीने का करा तो 6/12 किया था, पूरे साल का 12/12 महीने, तो ये करने की जरूरत नहीं है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट, तो 570 रुपये हो जाएगा बेटे। तो 570 रुपये इसमें से घटाएंगे। तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन होगा इसी में मैं इसको 570 रुपये यहां घटा देता हूं। कमाल है, इस साल कम डेप्रिसिएशन है, अगले साल ज्यादा है। क्यों भाई? इस साल वो वस्तु 6 महीने यूज हुई, 6 महीने का घिसा, अगले साल वो शुरू से लेके आखिरी तक रहेगी। तो पहले 6,000 की थी, 300 की कम होगी, 5700 की होगी, 5700 का 10% 570 हो गया। ठीक है। और अगले साल फिर वो 570 और घटा के जो बचेगा उसका करेंगे। चलिए ठीक है बेटे, अब आगे हम चलते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा, ये पॉइंट हमारा हो गया। ये कहता है भविष्य में प्रबंध की लागत को प्रतिवर्ष 4,000 मान लिया जाए। ऐसा ही पॉइंट पहले भी आया था। हमने क्या किया था उस क्वेश्चन में? पहले 3 साल का एवरेज करके 3 से भाग करके वो 1 साल का बन गया था, तब उसमें से मैनेजमेंट की कॉस्ट घटाई थी, मैनेजर कमीशन, मैनेजर सैलरी घटाई थी, क्योंकि वो हर साल का होना था। यहां पर ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? करना है वैसे नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते। क्यों वेट नहीं कर सकते? उसमें भी तो किया था हमने पिछले क्वेश्चन में। आप पिछले वीडियो लेक्चर में देखिएगा कि हमने तीनों साल का एडजस्टमेंट तो किया, लेकिन जो भविष्य में खर्चा देना था, जैसे बीमे का खर्चा भविष्य के लिए हो गया था कि हर साल बीमा देना पड़ेगा, वो हमने बाद में तीनों का एवरेज करके घटाया था। इसमें क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो ये आएंगे प्रॉफिट्स, ये सीधे के सीधे जुड़ेंगे या इनमें वजन दोगे, वेट डालोगे ना वेट। जो सबसे नजदीक का साल है उसको ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो बेटा अगर मैं एक ही बात करूं, कितना खर्चा है? 2,000 रुपये। भविष्य प्रबंध की लागत को 4,000। तो बेटा अगर 4,000 रुपये, अब मैं 4,000 इसमें से घटाता हूं, 4,000 इसमें से घटाता हूं, 4,000 इसमें से घटाता हूं, और 4,000 से एक तो ये। और एक बच्चा कहता है सर जब चारों में से 4 ही घटाना है तो हम बाद में कर लेंगे ना, गड़बड़ हो जाएगी। देखो जो घटा के जो भी आएगा उसको कितने से गुणा करोगे? 4 से, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से। एक समझो, 4,000 को 4 से गुणा किया गया, 4,000 को 3 से गुणा किया गया, 4,000 को 1 से गुणा किया, 4,000 को 1 से किया गया, सॉरी इसको 2 से, इससे। तो बेटा फर्क आ गया कि नहीं? तो जब वेटेड का क्वेश्चन हो, वेटेड का, तो आप वेट नहीं करेंगे, आपको हर साल में से घटाना पड़ेगा लेस मैनेजमेंट कॉस्ट।
तो 4,000 रुपये आपको हर एक में से घटाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? क्यों घटाना पड़ेगा बच्चे? क्योंकि यदि नहीं घटाओगे तो सब में आप वेट से गुणा करके प्रोडक्ट निकालोगे तो इस 4 में फर्क आ जाएगा। सबको 1 से गुणा करना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 2 से, इसलिए अभी करना पड़ेगा। तो 20 में 24 घटाऊं तो 16 रह गए, 30 में 4 घटाएं तो 26 रह गया, 15 में से 4 गए तो 11,700 रहा, और 40,000 में से 4 घटा तो 36,000 रहा। ठीक है जी, तो मेरा सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब आ गया थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक 2000 से अधिक लग गया है। अब इसको एक बार मैं कहां पे कराऊं आपको, थोड़ा सा यहां पे करा दे। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। और वो भी 31 मार्च कब कह रहा है? ये 31 मार्च 18 को समाप्त होने वाले। 31 मार्च 18 को तो ये साल है ना, ये वाला है, ये देखिए ये खत्म। तो इसमें 31 मार्च 18 को समाप्त होने वाले वर्ष में, जैसे एक मैं यहां पे ओपनिंग स्टॉक लिखता हूं, ओपनिंग स्टॉक 10,000, फिर परचेजेज हो गई 1 लाख, ठीक है, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, डी एक्सपेंसेस लिख रहा हूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000, फिर यहां पे आपने सेल किया 2 लाख रुपए में, और आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया, क्लोजिंग स्टॉक बच गया आपका 22,000 लगा लो, 2,22,000 हो गया टोटल, 2,22,000 हो गया, 2,22,000, और 2,22,000 में से 0,0,0 गया तो ये हो गया, और ये 0 1 और नहीं 2, ये 2 हो जाएगा, और 1 लाख है ना, 1 और 2 3, 3 और 9 12, हासिल 1, 1 और 1 2, 1,92,000। चेक कर लेते हैं, 1 लाख और नहीं गलत हो जाएगा, 92,000 होगा, सिर्फ 92,000, 92 और 10, 1,02,000 और 20, 1,22,000 और 2,22,000, ये हो गया। ठीक, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जीपी। और ग्रॉस प्रॉफिट आगे चला जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये सीडी हो जाएगा, ये बीडी हो जाएगा। ये मैं बेटे पुरानी बातें समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा कम में लिख रहा हूं। ओके, ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। चलिए, अब अगले साल जब क्वेश्चन करेंगे, ये तो 31 मार्च का होगा, अब 31 एक और बना देता हूं मैं, कहां पे बनाऊं, जगह नहीं है मेरे पास, एक ट्रेडिंग और बनाता हूं, एक ट्रेडिंग अकाउंट और 31 मार्च 19, अगर ना भी दिखाई दे तो भी सुन सकते हैं, मुझे लगता है दिख तो रहा है शायद, हाँ शायद ना भी दिखाई दे, थोड़ा नीचे कर देता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च 19। बताइए, जो अगले साल ट्रेडिंग बनेगा, इस साल का जो क्लोजिंग होगा वही तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक होगा बेटे। ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 22,000 है, यानी जो इस साल के आखिरी तारीख को बचेगा वो अगले साल का ओपनिंग माना जाएगा। मान के बात को समझ में आ गया? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक 2000 से अधिक लग गया है। गलती हो गई, एक आइटम फालतू जुड़ गई क्लोजिंग स्टॉक में, 2000 की आइटम थी नहीं और मान ली ज्यादा की, तो यानी मेरा ये क्लोजिंग स्टॉक 2000 फालतू है। क्या हुआ इससे? फिर क्या फर्क पड़ गया? फर्क देखते हैं। अगर 2,22,000 की बजाय अगर मैं इसे काट कर 20,000 लिखूं, 2,000 कम कर दूं, तो मेरा यहां भी 2 कम हो जाएगा, 2,20,000 हो जाएगा 22 की बजाय, फिर यहां भी कम हो जाएगा, 2,20,000 हो जाएगा, और मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, 92 की बजाय 90 बस बनेगा। और 90 बनेगा तो अगले साल पे भी असर पड़ेगा। ये जो 22 का 20 बन गया तो अगले साल ये भी तो 20 होगा। बाप रे, एक गलती कहां तक असर मारती है।
यस, किसी बच्चे ने यदि 6th 7th 8th में टेंसेस नहीं किए इंग्लिश में, तो बेटा उसके थप्पड़ तो सारी उम्र लगते रहते हैं। जब भी कभी टीचर कहता है ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, इंग्लिश का टीचर, फिर समझ में बाहर, समझ से बाहर। ठीक है, अब भी लगा लो। जिन बच्चों ने +1 में गौर नहीं किया, वो क्या कहते होंगे, यार कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि सर फालतू की बातें कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। तो यही होता है, यही होता है। मेरी मजबूरी है कि मैं आपको सारा +1 का नहीं पढ़ा सकता, और अगर पढ़ा ही सकता तो फिर ये 2 साल का कोर्स क्यों बना रखा था, इसको भी 1 ही साल का कोर्स बना देते हैं। हाँ, कुछ पॉइंट मैं समझता हूं कि चलो थोड़ा बहुत भूल गए हो तो मैं समझाने का कोशिश करता हूं, है कि नहीं बेटे। तो यदि क्लोजिंग स्टॉक मेरा गलत हो गया, ये ओवर वैल्यू हो गया, ज्यादा लग गया, तो इससे क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है। किस साल का बढ़ा है, 31 मार्च 18 को समाप्त होने वाला। तो क्या करूं, ठीक उस साल का प्रॉफिट कम करो भाई। तो कम कौन सा साल है, 18, ये रहा 31 मार्च 18। तो इसमें मैं करूंगा लेस स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक कह लो ओवर वैल्यूड, कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लग गया जी इस साल में, नहीं इस साल में 17 18 यही होगा ना, 31 मार्च 18 को। यस, तो इसमें से 2000 रुपए मेरे लेस हो जाएंगे। क्या कहते हो, ये तो 16 का 16 ही रहेगा, ये 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 11,700 ही, और ये रह जाएगा 36,000। ठीक है जी, ओके। अब मैंने कहा था यदि ये फर्क पड़ता है तो इसमें भी फर्क पड़ता है। तो अगले साल का तो शुरू का खर्चा बढ़ गया, पिछले साल का तो प्रॉफिट ज्यादा था, कम कर दिया, और इस साल मैंने खर्चा 22 को 20 कर दिया। पहले तो लिखा 22, तब प्रॉफिट निकाला, मैंने कहा ओहो खर्चा तो कम है भाई, 2 कम है, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो बेटे मुझे इस साल का, अगले साल का प्रॉफिट 2000 जोड़ना पड़ेगा। ये माइनस किया, इसको करेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, और ये घटा के, सॉरी ये तो घटानी खाली जगह है, ये 16 का 16 ही रहेगा, ये 24 रहेगा, और ये आपका 2 जुड़ जाएगा, तो 11 और 2 13,700, और ये 36,000 रहेगा। ठीक है बच्चे, कितना रहेगा ये 36,000, शायद दिख रहा होगा, मुझे लगता है दिख रहा है। ठीक है, अब आप बाकी तो वही करेंगे, क्या करेंगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि जो निकटतम साल है उसको वेटेज देना ना, इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से गुना करेंगे, वो प्रोडक्ट मेथड जैसे थोड़ी देर पहले कराया था। और फिर उसको डिवाइड कितने से करेंगे, याद करो, सारा वेट जोड़ो, इसको कितना वेट दिया था 4, मैं एक बार वैसे कर दूं, यहाँ पे इसको 4 से गुणा करेंगे, ऐसे करना नहीं है, वो सामने करना था, जगह नहीं है मेरे पास। इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो टोटल आएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, उसको 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 से डिवाइड करेंगे। और फिर जो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना पर है, भारित औसत लाभ विधि से 2 वर्ष किराए पर ख्याति की गणना करें तो 2 से गुणा कर दोगे। ठीक है बेटे, क्लियर, समझ में आ गया। बाय बाय, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके, और एक बात ध्यान रखें, हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है, एक भी बीच में नहीं छोड़ना है। ओके, बाय।